हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त डॉक्टर सलमान नसीर। आज मैं यहाँ लैब में आया हूँ और आपको सीबीसी टेस्ट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। सीबीसी जो टेस्ट है इसके बारे में आपने सुना ही होगा और बहुत से लोग जो है तो इसको मैक्सिमम लोगों ने इसको किए भी होंगे, क्योंकि ये बहुत ही जनरल टेस्ट है जिसके ज़रिए हमको ब्लड का बहुत सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो आज मैं आपको सीबीसी टेस्ट क्या होता है, ये क्यों किया जाता है, इसको कैसे किया जाता है, फिर इसके अंदर जो चीज़ें आती हैं तो उसको कैसे समझा जाता है, डॉक्टर इसके बेस पे कैसे डायग्नोज करते हैं या कैसे बीमारी को पहचानते हैं। तो आप लोगों ने तो सुना ही होगा सीबीसी ताल्लुक से, लेकिन इसके और कुछ दूसरे नाम भी हैं। हाँ दोस्तों, जैसे कंप्लीट ब्लड पिक्चर, फुल ब्लड टेस्ट, पेरीफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन, एनीमिया टाइपिंग, पीएस कमेंट, इस तरह इसके कुछ और एतबार से, यानी कोई पेशेंट अगर एडमिट है तो उसके ऑब्जर्वेशन के लिए कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है, कंडीशन क्या है और उसको कितना इसके अंदर इम्प्रूवमेंट हो रहा है, इसको देख के सीबीसी के ज़रिए जो तो ये ऑब्जर्वेशन के लिए भी टेस्ट किया जाता है, साथ डायग्नोसिस के लिए भी टेस्ट किया जाता है, यानी किसी डिजीज़ के डायग्नोस के लिए, उसको परखने के लिए, पहचानने के लिए इसका टेस्ट किया जाता है। वो आगे मैं आपको तरतीब से बताऊँगा। अब हम बात करेंगे कि सीबीसी जो रिपोर्ट है, सीबीसी जो टेस्ट है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो दोस्तों देख रहे हैं आप लोग, सीबीसी के अंदर एक तो एच बी हमको मालूम पड़ता है, यानी कि हमारे अंदर खून कितना है ये हमको पता चलता है, जिसको हम लोग हीमोग्लोबिन कहते हैं या HB% कहते हैं। इसके साथ ही आरबीसी हमको पता चलती है, आरबीसी यानी रेड ब्लड कार्पल्सल्स, यानी कि जो लाल पेशी जिसको आमतौर से कहते हैं वो पता चलते हैं। साथ ही हमको WBC यानी सफ़ेद पेशी पता चलती है और इसके साथ ही हमको प्लेटलेट्स पता चलते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा बेहतरीन टेस्ट है जिसके ज़रिए हम आसानी से अंदर प्रिकॉशंस क्या है, प्रिकॉशंस डॉक्टर सिचुएशन के हिसाब से बता सकते हैं, लेकिन कॉमनली ये बहुत आम टेस्ट है, इसलिए कुछ खास इसमें प्रिकॉशन नहीं है, क्योंकि ये सभी बीमारियों के अंदर इसकी ज़रूरत पेश आ जाती है। लेकिन इसको लेने के वक्त में एक प्रिकॉशन इतना याद रखें कि जिस हाथ के ऊपर सलाइन चल रही है, मान लो ये राइट हैंड के ऊपर अगर सलाइन चल रही है, IV चालू है, तो ऐसे वक्त में उस हाथ से सैंपल नहीं लेना चाहिए, इसका थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए। कैसे की जाती है तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आजकल इसके लिए जो मशीन है जिसको हम लोग सेल काउंटर कहते हैं, आप देख सकते। तो दोस्तों ये है सेल काउंटर, ये सेल काउंटर है, ये सीबीसी करने की एक मशीन है जिसके ज़रिए सीबीसी की रिपोर्ट हमको सामने आ जाती है। और इसके अंदर जब सैंपल में आगे बताने वाला आपको, जब सैंपल इसमें डाला जाता है तो इससे एक प्रिंट निकलती है। तो जब हम इसमें सैंपल डालते हैं तो उसमें से एक प्रिंट ऐसी इस तरह से निकल के आती है, मशीन की प्रिंट होती है, देखा होगा आपने। और उसको अक्सर लैब वाले क्या करते हैं, उसको रिपोर्ट के साथ इस तरह से जोड़ देते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। इस तरह से हम देखते होंगे बहुत सारे टाइम इस तरह से ज्वाइन कर देते हैं। ये जो प्रिंट है, ये ओरिजिनल जो प्रिंट है, ये मशीन के थ्रू यानी सेल काउंटर के ज़रिए निकलती है। और इसकी मार्किंग जो है, इसके जो नंबर से इसकी जो रिपोर्ट आई है, वो रिपोर्ट को वो लोग टाइप करते हैं कंप्यूटर के ज़रिए से और प्रिंट के ज़रिए से उसको निकाल देते हैं। तो दोस्तों इसके लिए सबसे पहले तो एक इस तरह से सैंपल लेकर ट्यूब के अंदर, इसके अंदर एक स्पेशल केमिकल भी होता है जिसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। सैंपल लेने के बाद 1 ml 2 ml सैंपल लेने के बाद इसको इस तरह से शेक करना पड़ता है, हिलाना पड़ता है, ताकि वो उस यानी कि जो उसके अंदर मौजूद सॉल्यूशन है उसके अंदर वो अच्छे से मिक्स हो जाए और ब्लड क्लॉट ना हो। तो इसके अंदर ऑलरेडी एक केमिकल होता है जिसके ज़रिए सीबीसी की जाती है। फिर इसको डायरेक्ट कुछ लोग यानी कि एनालाइज भी करते हैं, एनालाइज़र मशीन में डालकर, उसके बाद उसको स्मेयर भी स्लाइड पर लेकर स्मेयर करते हैं, उसके बाद उसको मशीन में डाला जाता है, या फिर उसका दूसरा भी मेथड होता है। और साथ ही दोस्तों मशीन के अलावा भी क्या होता है, मैं एक क्लिप के अंदर इसकी पूरी प्रोसीजर आपको बताऊंगा, यानी ब्लड सैंपल के से लेकर उसकी रिपोर्ट टाइप तक के जो पूरी प्रोसीजर होती है वो एक प्रैक्टिकली प्रोसीजर होती है, उसको मैं दूसरी क्लिप में बताऊंगा। आज हमारा जो पॉइंट है वो सिर्फ टॉपिक जो है सिर्फ सीबीसी के रिपोर्ट के ताल्लुक से है, तो मैं आगे आपको बताने जा रहा हूँ कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये हीमोग्लोबिन इसके अंदर मौजूद है, यानी कि हमारा अंदर खून जो होता है कितना है उसको हम लोग HB% कहते हैं। तो ये बच्चों में, बड़ों में, मेल फीमेल के अंदर थोड़ा डिफरेंस होता है। मेल में 12 से ऊपर रहना चाहिए, 17 या 18 तक। फीमेल में
12.5 से, कुछ किताबों के अंदर 11.5 से ऊपर रहना चाहिए। इससे अगर नीचे उतरता है तो उसको हम मानेंगे को एनीमिया है या फिर उसको खून की कमी है। बच्चों में इसकी थोड़ी मिकदार कम होती है, 11.5 तक होती है, उससे थोड़ी कम ज़्यादा भी हो सकती है। कुछ किताबों के अंदर 10.5 बताया गया है। तो ये हीमोग्लोबिन जिससे हमारे ब्लड का अंदाज हो जाता है, और इसके अंदर रेड ब्लड कार्पल्सल्स जो होते हैं यानी कि लाल जो पेशियाँ होती है, हमारे खून के अंदर जो ब्लड सप्लाई हो रही है उसके अंदर ऑक्सीजन को पूरी बॉडी के अंदर फैलाने का काम यही एचबी करता है, हीमोग्लोबिन करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पूरी बॉडी को जो है तो सप्लाई करता है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अब साथ ही हम आगे पढ़ेंगे इसके आरबीसी के बारे में। तो ये सीबीसी टेस्ट के अंदर हमको आरबीसी का भी पता चल जाता है, यानी हमारे बॉडी के अंदर रेड ब्लड कार्पल्सल्स कितने हैं यानी रेड सेल्स कितने हैं। दोस्तों मैं आपको इससे पहले बता दूं कि हमारी जो बॉडी है उसके अंदर जो ब्लड है, ब्लड के अंदर जो सेल और प्लाज्मा दो किस्म का, यानी कि ब्लड के अंदर दो चीज़ें होती है, एक तो सेल होता है, एक प्लाज्मा होता है। तो सेल के अंदर फिर मज़ीद 3 चीज़ें होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। तो मैंने आपके सामने बात कर रहा हूँ मैं, वो है आरबीसी। तो आरबीसी यानी कि लाल पेशियाँ जिसको हम कहते हैं, वो रहना चाहिए 3.5 to 5.5 मिलियन के अंदर होता है ये अगर कम हो जाएंगे तो भी अबनॉर्मल माना जाएगा, ये ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो भी अबनॉर्मल माना जाएगा। तो आरबी हम दोस्तों वाइट ब्लड कार्पल्सल्स की यानी कि जो सफ़ेद पेशियाँ जिसको हम लोग कहते हैं, इसका जो अहम रोल है हमारे बॉडी के अंदर डब्ल्यूबीसी का, वो हमारे बॉडी के एंटीबॉडीज़ बनाने का काम करती है, हमारे बॉडी के इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करती है, और बीमारी के खिलाफ जो यानी कि काम फंक्शन होता है जिसको इम्यूनिटी पावर बोलते हैं, एंटीबॉडीज़ कहते हैं। तो ये हमारे बॉडी के अंदर आने वाले बैक्टीरिया, वायरल इन्फेक्शन से लड़ने का काम जो है तो डब्ल्यूबीसी करते हैं। और ये जितने मजबूत होंगे तो हमारी बॉडी उतनी इम्यूनिटी एतबार से मजबूत होगी। अगर ये कमज़ोर हो जाते हैं तो हमारी बॉडी बीमार हो जाती है। एबनॉर्मल माना जाता है डब्ल्यूबीसी का, और इसका कम हो जाना भी एबनॉर्मल माना जाता है। डब्ल्यूबीसी की जो नॉर्मल रेंज है वो 4000 से 10,000 या 11,000 के अंदर रहना चाहिए। 4000 से के बिटवीन, उसके दरमियान ही रहना चाहिए। अगर ये कम हो जाते हैं तो एबनॉर्मल माना जाएगा, अगर ये बढ़ जाते हैं तो भी एबनॉर्मल माना जाएगा। दोस्तों डब्ल्यूबीसी अगर 4000 से नीचे, मैंने जैसे आपको बताया 4000 से 11,000 के अंदर रहना चाहिए। अगर ये 4000 के नीचे उतरते हैं यानी कम हो जाते हैं सफ़ेद पेशियाँ, तो हम लोग इसको लीकोपेनिया कहते हैं। 4000 से नीचे डब्ल्यूबीसी अगर हो जाए सफ़ेद पेशियाँ तो उसको हम लोग और अगर ये 11,000 से ऊपर हो जाए यानी सफ़ेद पेशियाँ अगर 11,000 से ऊपर बढ़ जाए तो हम लोग इसको लीकोसाइटोसिस कहते हैं। तो ये एक तो बढ़ जाना यानी लीकोसाइटोसिस, या कहा था कि सफ़ेद पेशियाँ अगर बढ़ जाती है यानी कि जिसको हम लोग लीकोसाइटोसिस कहते हैं, यानी 11,000 के ऊपर अगर चले जाए तो कौन से प्रॉब्लम आती है या कौन से प्रॉब्लम के अंदर ये लीकोसाइटोसिस हो जाता है। जैसे कि मैं बता दूं आपको, नीमोनिया के अंदर ये बढ़ जाते हैं, और मेनिंजाइटिस यानी कि मेनिंजाइटिस, उसके अंदर साथ ही ऑस्टियोमाइटिस, इन्फ्लामेशन, कहीं पर इन्फ्लामेशन हो जाना या एब्सेस बन जाना, रेमेटॉइड आर्थराइटिस के अंदर या फ्रैक्चर के अंदर या स्ट्रेस या और प्रेगनेंसी के अंदर भी दोस्तों लीकोसाइटोसिस हो जाता है, यानी कि डब्ल्यूबीसी काउंट बढ़ जाता है। और साथ ही मैलिग्नेंसी अगर है या फिर ब्लड कैंसर है तो ऐसे में लीकोसाइटोसिस यानी कि डब्ल्यूबीसी बहुत ज़्यादा कसीर तादाद में बढ़ जाते हैं। मैंने अपनी एक प्रैक्टिस के अंदर एक पेशेंट को जनरली देखा था जिसने कभी कोई टेस्ट नहीं किया, बस उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, बहुत सारे साइन एंड सिम्टम्स उसके थे। तो मैंने उनका डब्ल्यूबीसी किया तो उनका 38,000 वाइट ब्लड कार्पल्सल्स यानी कि सफ़ेद पेशियाँ उनके थे 38,000, 38,000, तो बहुत ज़्यादा है। मैंने फिर 2 से 3 लैब के अंदर उनको अलग अलग लैब के अंदर भेजा ताकि आप कंफर्म कर ले क्या सही इतना है क्या, तो लगभग उतना ही था उनका। तो फिर बाद में मैंने उनको हायर सेंटर जब भेज दिया, फिर उनके बहुत सारे टेस्ट हुए, इन्वेस्टिगेशंस हुए, तो तब पता चला सामने आई उनको कैंसर है। तो इस तरह से बहुत ही अच्छे से एक डायग्नोज हो जाता है। तो लीकोसाइटोसिस यानी सफ़ेद पेशियाँ का बढ़ जाना इस तरह के कुछ प्रॉब्लम के अंदर होता है। अब दोस्तों बात करूंगा मैं आपसे लीकोपेनिया की, यानी कि डब्ल्यूबीसी का कम हो जाना।
तो एक कॉमन जो हमारे आसपास के एरिया के अंदर जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जिसके बारे में ऑलरेडी क्लिप बना दिया, टाइफाइड हम जिसको कहते हैं। तो टाइफाइड के अंदर सफ़ेद प्रेशर डाउन हो जाती है, कम हो जाते हैं। साथ ही वायरल इन्फेक्शन के अंदर भी WBC कम हो जाते हैं। केमोथेरेपी जिसको चल रही केमोथेरेपी के अंदर भी WBC कम हो जाती है। कुछ ड्रग्स या मेडिसिन ऐसी है जिसको लेने से WBC कम हो जाते हैं, और बोन मैरो इन्फेक्शन की वजह से भी WBC कम हो जाते हैं। तो WBC के कुछ सब टाइप्स भी होते हैं, तो उसको भी मैं आपके सामने बता दूं, वो भी हमको पता चलता है। यानी कि इसके अंदर न्यूट्रोफिल्स मौजूद होते हैं जो कि 50 to 70% नॉर्मल रेंज में होते हैं। साथ ही लिम्फोसाइट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं, इसोनोफिल्स मौजूद होते हैं, मोनोसाइट्स और बेसोफिल्स। तो लिम्फोसाइट्स 20 to 30% इसमें मौजूद होते हैं, इसोनोफिल्स 2 to 4% होते हैं, मोनोसाइट्स इसमें 2 to 6% होते हैं, बेसोफिल्स 0.1 to 1% होते हैं। एक्यूट है, एक्यूट कंडीशन में है तो उसमें मोस्टली न्यूट्रोफिलिया बढ़ा हुआ मिलेगा, और कोई इन्फेक्शन अगर क्रोनिक हो चुका है तो उसमें लिम्फोसाइटोसिस मिलेगा। और इसोनोफिलिया काय में बढ़ा हुआ मिलेगा हमको? इसोनोफिलिया हमको देखने को मिलेगा एलर्जी के अंदर, पैरासाइट्स के अंदर, जैसे कि ब्लड या इंटेस्टाइनल में जो प्रॉब्लम आती है, या फिर अस्थमा के अंदर, तो इसमें हमको इसोनोफिलिया काफ़ी तादाद में बढ़ा हुआ मिलेगा। अब बात करेंगे दोस्तों HB के बारे में, यानी खून की कमी। तो ये इसके जैसे कि न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होती है, हेमोलाइटिक एनीमिया होता है, एप्लास्टिक एनीमिया, यानी कि HB अगर हमारा कम आ गया है तो उसकी वजह से भी कुछ डायग्नोस या कुछ बीमारियां सामने आती हैं। यानी कि न्यूट्रिशन एनीमिया होता है जिसी को, यानी कि खान पान की वजह से, डाइट को प्रॉपर लेने का ना लेने की वजह से, जैसे कि जिंक है, आयरन की कमी, विटामिन B12 की कमी है। बहुत सारे लोग सिर्फ यानी कि शाकाहारी होते हैं, वो मांसाहारी का इस्तेमाल नहीं करते। ऐसे कुछ लोगों के अंदर फिर विटामिन B12 की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग न्यूट्रिशन एनीमिया कहते हैं। साथ ही हेमोलाइटिक एनीमिया यानी कि थैलेसीमिया या फिर मेगाब्लास्टिक एनीमिया जिनको होता है, उनको हम लोग हेमोलाइटिक एनीमिया कहते हैं। एप्लास्टिक एनीमिया यानी कि बोन मैरो के अंदर बन ही नहीं रहा। इसके जो रेंज है यानी कि RBC जिसके बारे में मैंने आपसे पहले बताया कि ये 3.5 से 5.5 के ऊपर दरमियान रहना चाहिए। अगर ये बढ़ जाता है यानी 5.5 मिलियन से ऊपर अगर ये चले जाता है तो जिसको हम लोग पॉलीसाइथेमिया कहते हैं। तो ऐसी कुछ कंडीशन होती है जिसमें RBC की तादाद काफ़ी बढ़ जाती है, जैसे कि हाई एल्टीट्यूड्स में फिजिकल ट्रेनिंग में हो सकता है, या फिर जो स्मोकर्स होते हैं, क्रोनिक स्मोकर्स होते हैं, उनके अंदर भी RBC की तादाद बढ़ सकती है। अब दोस्तों एक अहम टॉपिक है वो प्लेटलेट्स है। प्लेटलेट्स के बारे में आपने सुना ही होगा। ये 1.5 लाख से 4.5 लाख के अंदर रहना चाहिए। अगर ये 1.5 लाख से नीचे उतर जाता है तो हमारे आसपास कॉमन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है एक नंबर पे, वो है डेंगू, यानी कि प्लेटलेट्स का कम हो जाना, जिसको हम लोग एक यानी कि अगर डेंगू इसमें बहुत ज़्यादा सस्पेक्टेड होता है या अगर टेस्ट किया जाता है तो डेंगू के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। इसके अलावा मलेरिया के अंदर भी ऐसा होता है, वेस्कुलर डिसऑर्डर के अंदर होता है, और केमोथेरेपी के अंदर, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर के अंदर, इस तरह से कुछ ऐसी डिजीज़ है जिसके अंदर प्लेटलेट्स का डाउन हो जाना मिलता है। यानी प्लेटलेट डाउन होने की वजह से ये सिचुएशन या कंडीशन या बीमारियां पैदा हो सकते हैं। तो प्लेटलेट्स का कम हो जाना, 1.5 लाख से नीचे आ जाना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाता है, और प्लेटलेट्स का अपने नॉर्मल रेंज से बढ़ जाना यानी 4.5 लाख से ज़्यादा हो जाना थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। थ्रोम्बोसाइट्स कहलाता है। ये काय में होता है? प्लेटलेट का 4.5 लाख से ऊपर चल जाना किसी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, से एनीमिया की वजह से हो सकता है, इन्फ्लामेशन की वजह से हो सकता है। तो इसका एबनॉर्मल हो जाना, इस तरह से प्रॉब्लमें आ सकती है। तो ये था CBC के ताल्लुक से बहुत सारी अहम बातें जो ज़रूरी थी, मैंने आसान ज़ुबान में आपके सामने समझाने की कोशिश किया। लेकिन अगर आपके जहन में कुछ क्वेश्चन है CBC रिपोर्ट के ताल्लुक से तो आप बिल्कुल क्वेश्चन कीजिए। इसका जो प्रोसीजर यानी इसको कैसे किया जाता है, जैसे कि इससे पहले मैंने हमारे ब्लड ग्रुप को कैसे मालूम किया जा सकता है उसके ऊपर हाउ टू डिटेक्ट ब्लड ग्रुप, इसके ऊपर एक क्लिप बनाया था, इसी लैब के अंदर बनाया था। तो CBC को कैसे किया जाता है इसके ऊपर एक प्रैक्टिकली डेमो हम जो है तो बनाएंगे बहुत जल्द। लेकिन जो CBC रिपोर्ट के ताल्लुक से मैंने आपको जानकारी दिया, इसके ताल्लुक से अगर आपको कुछ क्वेश्चन करना है, पूछना है, तो आप बिल्कुल जो है तो कमेंट कीजिए।